So Professor Deepak, I and my audience would like to know कि basically जो है आपकी ऐसी क्या रिसर्च थी जिसकी वजह से एक तरह से आपको इतने एक प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा गया है। ये जो अवार्ड की साइटेशन है उसमें उन्होंने 5 विषयों पर का मेंशन किया है। राइट। तो मैं उनको थोड़ा थोड़ा बता सकता हूँ, 2-2 3-3 वाक्य में हर एक विषय पर। तो एक काम तो था सेल्फ ऑर्गेनाइज क्रिटिकलिटी पर। तो 1987 में पेयरबाग तांग विजनफेल्ड ने एक थ्योरी बनाई थी सेल्फ ऑर्गेनाइज क्रिटिकलिटी। उसको हिंदी में स्वयंभू क्रांतिकता भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा। पॉपुलर नाम नहीं चला है। तो उस पर उन्होंने एक मॉडल बनाया था, सैंडपाइल मॉडल, और उसको उन्होंने कंप्यूटर स्टडी से को समझने की कोशिश की थी। लेकिन मैंने उस देखा तो मेरे को एक उसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर समझ में आया, और उसमें देखा कि एक एबिलियन ग्रुप होता है, और उसके द्वारा इसको लगाकर उसके गुण जो है वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, और उससे कई चीजें निकल आती हैं। फिर उसी तरह की चीजों को और इस तरह के मॉडल्स को समझने में इस्तेमाल किया जा सकता है। राइट। तो ये एक काम था। ओके। एक दूसरा काम था कि कुछ क्लस्टर एन्यूमरेशन होती है। लैटिस स्टैटिस्टिक्स में प्रॉब्लम होती है क्लस्टर एन्यूमरेशन की। वो इस तरह से होती है कि जैसे एक चेस बोर्ड ले लें, और उसमें जो हर एक खाने होते हैं, हर एक खाने में एक एक सिक्का डाल रख सकते हैं जी। तो मान लीजिए आप सिर्फ एक सिक्का है आपके पास, उसको आपने किसी खाने में रख दिया तो ऐसा लगता है। लेकिन अगर 2 सिक्के हों और आपका ये नियम हो कि एक खाने नया सिक्का रख सकते हो, किसी के और सिक्के के पास भी रख सकते हैं, बिल्कुल अलग नहीं रख सकते। राइट। कितने क्लस्टर बन पाएंगे? तो उसमें है कि दूसरा सिक्का जो है वो पहले के ऊपर रख सकते हैं या पहले के साइड में रख सकते हैं। तो एक वर्टिकल क्लस्टर बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल क्लस्टर बनेगा। राइट। तो ओनली 2 डिस्टिंक्ट क्लस्टर्स कैन बी फॉर्म। अगर 3 हो तो उसमें बड़ा सा आई जैसा भी हो सकता है, एल जैसा भी हो सकता है, इस तरह से गिनती कर सकते। तो ये अगर 2-3 सिक्के हों तो आसानी से क्लस्टर काउंटिंग करते हैं। लेकिन अगर आपके पास करीब 30 सिक्के हों तो जो संख्या होती है हो जाएगा। हाँ, तो उसकी संख्या इन प्रिंसिपल कंप्यूटेबल है, लेकिन वो काफी बड़ा गिनती होती है, 10 टू द पावर 10 के करीब। ओके। सो उसको एक सवाल उठता है कि क्या इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सवाल बहुत पहले से प्रॉब्लम थी और काफी समय से लोगों ने इसको समझने की कोशिश किया, लेकिन इसका जवाब अभी भी नहीं मालूम है। लेकिन मैंने क्या किया था कि इसी सवाल को थोड़ा सा बदल दिया था। उसमें ये कंस्ट्रेंट बनाया कि अगर आपके पास एक सिक्का है तो दूसरा सिक्का उसके या ऊपर या उसके राइट में लगा सकते हैं, लेफ्ट में या नीचे नहीं लगा सकते। तो ऐसा करने से टर्न्स आउट कि ये जो प्रॉब्लम है इट बिकम्स एग्जैक्टली सॉल्यूबल। और फिर उसमें यू कैन कैलकुलेट कि एग्जैक्टली कितने क्लस्टर फर्क बन सकते हैं अगर आपके पास 30 या 50 सिक्के हों। So that's an interesting result. उसका और चीजों में थोड़ा उपयोग भी होता है। तीसरा जो काम था वो होता है रिलैक्सेशन इन मैग्नेट्स। आपके पास कोई चुंबक है, स्टील का है, लेकिन उसमें कुछ मिलावट है, कहीं कहीं पर से मैंगनीज है या कॉपर कुछ पड़ा हुआ है। तो इस तरह की चीजें कई बार लोग जानबूझकर भी डालते हैं, मिलावट करते हैं स्टील में और चीजों की। तो अगर मान लीजिए उसको किसी और इस मैग्नेट को किसी चुंबकीय क्षेत्र में डाल दे तो उसमें मैग्नेटाइजेशन किसी दिशा में बन जाएगा। फिर फील्ड को बंद कर दें, ऑफ, तो मैग्नेटाइजेशन धीमे धीमे कम होगा। तो कैसे कम होगा, एक समय के साथ किस तरह से धीमे होगा, ये सवाल था। काफी समय से लोग जानने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने देखा कि जो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उन्होंने देखा था कि ये जो अगर मिलावट वाले होते हैं डिसऑर्डर मैग्नेट्स, तो उसमें रिलैक्सेशन ज्यादा धीमा होता है।
तो उसके लिए कुछ उन्होंने कहा था कि स्ट्रेच्ड एक्सपोनेंशियल होगा या ऐसा कुछ होगा। तो मैंने दिखाया कि उसमें जो कुछ रेयर क्लस्टर होते हैं बड़े वाले, ज्यादा उनका रिलैक्सेशन बहुत धीमा होता है, उसका कुल रिलैक्सेशन जो है वो इट इज मच faster than a power law but much slower than a stretched exponential. Okay. It is like exponential minus log squared t. Okay. So that is it's a sort of a established result. It's a bound. Okay. It's a lower bound on the magnetization. So that is one result. एक काम था मेरा on जो फ्रैक्टल होते ना, उसकी एक फ्रैक्टल क्या होता है? फ्रैक्टल होते हैं जैसे हम लोग रोज के आसपास की चीजें देखते हैं, तो लाइन इज वन डिमेंशनल, सरफेस इज टू डिमेंशनल, वॉल्यूम इज थ्री डिमेंशनल। तो पूछते हैं कि ऐसी कोई चीज हो सकती है जो कि 2.3 डिमेंशनल हो। मतलब हम इंटीजर में सोचते आ रहे हैं या आप फ्रैक्शन क्या है? राइट, फ्रैक्शनल में। तो 1970 के करीब मेंडल ब्रोथ ने ही बताया था कि ऐसे बहुत सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे क्लाउड हैं, which are actually not two dimensional, not three dimensional, but something in between. Okay. तो उसके लिए उन्होंने उसकी डायमेंशन बताई थी, उससे पहले भी लोगों ने किया था, हाउसडोर्फ आदि ने इस विषय पर काम। तो लेकिन उन्होंने जो डिमेंशन बताई थी वो कुछ ऐसा था कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट लें जिसका रेडियस आर है, उसकी मास कैलकुलेट करें कितनी है, the mass grows like radius to the power d, then d is the dimension of the object. Okay, so that is one definition. लेकिन मैंने दूसरी डेफिनेशन को देखा कि उसका उपयोग जरूरी है। वो ऐसे था कि अगर आपके पास कोई इस तरह का फ्रैक्टल है तो उसमें मास स्प्रिंग सिस्टम बनाते हैं और फिर पूछते हैं कि अगर लो टेम्परेचर पर जाएं तो इस तरह के सिस्टम की स्पेसिफिक हीट कैसे होगी। तो बीएससी में लोगों को पढ़ाते हैं डिबाई थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। उसमें होता है कि solid is one dimensional, then the specific heat at low temperature goes like T. In two dimension it goes like T squared. In three dimension it goes like T cubed. Okay. In D dimensions it goes like T to the power D. So then अगर देखा जाए कि उसको इस तरह का कोई फ्रैक्टल ले लें और देखें उसकी स्पेसिफिक हीट लो टेम्परेचर पर किस जाती है, अगर वो T to the power 1.5 जाती है तो then 1.5 is the effective dimension of the object. इसको स्पेक्ट्रल डिमेंशन कहते हैं और इसका उपयोग काफी होता है क्योंकि जो फील्ड थ्योरी कर लगाने अगर उस पर करने के लगे फ्रैक्टल्स पर तो उसके लिए इस तरह की डिमेंशन उपयोगी रहती है। और जो मेरा लास्ट वर्क विच वाज मेंशन्ड इज ग्रोइंग सरफेसेस। तो जैसे कोई सरफेस है, आप ऊपर से कुछ चीजें डालते रहिए तो इसकी धीमे धीमे बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ती है उसकी रफनेस भी बढ़ती रहती है। तो रफनेस कैसे बढ़ती है, इस पर करदार परीजी जांग ने एक थ्योरी बनाई थी, इस पर परीजी को अभी नोबेल प्राइज भी मिला है। तो उसमें था कि जो उसकी रफनेस है वो समय के साथ बढ़ती है पावर 1/3 पर। और ये रिजल्ट उन्होंने निकाला था एक ढंग से, लेकिन मैंने उसको दूसरे ढंग से एग्जैक्ट कैलकुलेट कर स्पिन मॉडल बनाया उसका। उससे इसका बेथे अंजाज कहते हैं, उसके द्वारा उसको एग्जैक्ट डायगोनलाइज करके इसका दिखाया कि इसकी डिमेंशन 3/2 होती है। तो दैट इज द लास्ट। सो काफी 5 आपने सिग्निफिकेंट अपने कंट्रीब्यूशन इस फील्ड के बताया कि इस वजह से ज्यादा नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इतना समय भी नहीं है। हाँ, और नहीं, ऑनेस्टली एक्चुअली मैं बायोलॉजिकल साइंस और केमिस्ट्री ठीक समझ सकता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा समझना मुश्किल था। बट आई बिलीव जो 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 इस फील्ड के होंगे वो तो सर्टेनली से समझ ही रहे होंगे। और थोड़ा सा मतलब अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया तो उसको आगे पढ़ सकते हैं और जगह पर के बारे में ज्यादा लिखा होगा। यहाँ पर बहुत लंबा भाषण देना उपयोगी नहीं होगा।
सही है, सही है। सो थैंक यू प्रोफेसर धर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी वैल्यूएबल बातें एस्पायरिंग साइंटिस्ट को बताने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय जय विज्ञान। विज्ञान।